नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी का 27 वर्ष का वनवास खत्म हो चुका है। दिल्ली में अंतिम बार बीजेपी की सरकार हुआ करती थी 1998 में और 27 साल से भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली जैसे गढ़ को जीतने का प्रयास कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिखाया। अभी 2025 में जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। तो 1998 से लेकर 2025 27 साल हो गए बीजेपी इस गढ़ को जीतने का प्रयास कर रही थी। 27 साल से बीजेपी वनवास काट रही थी, कहीं ना कहीं वो कोशिश तो कर रही थी लेकिन जीत नहीं पा रही थी। 27 साल बाद दिल्ली गढ़ में बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया है। अभी हम सबको पता है कि 5 फरवरी को दिल्ली की जनता ने मतदान किया था 70 विधानसभा की सीटों के लिए और 8 फरवरी को इसका रिजल्ट आया था और रिजल्ट कुछ इस प्रकार था। 70 विधानसभा की सीटों में से 48 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। हो गई टोटल 70, 48 और 22। कांग्रेस को 0 सीट मिली है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं समीक्षा करने की जरूरत है। वो कांग्रेस पार्टी जिनके मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 15 साल तक लगातार दिल्ली पर राज किया था, 15 साल तक दिल्ली को चलाया था, उस कांग्रेस पार्टी को तीनों बार लगातार 0-0 सीट मिल रही है। 2015 में भी कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली दिल्ली में, 2020 में भी कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली और 2025 में भी कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली है। तो 15 हो चाहे 20 हो चाहे 2025 हो, कांग्रेस पार्टी तीनों ही बार से लगातार खाता ही नहीं खोल पा रही है। इतने बुरे हालात हो गए तो कांग्रेस को इसके ऊपर समीक्षा करने की जरूरत है। खैर वो अलग मुद्दा है, अपने मेन मुद्दे पर आ जाता है। और पूरे के पूरे देश की जनता, पूरे के पूरे दिल्ली की जनता इस बात के कयास लगा रही थी कि परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। काफी अनुभव भी है, राजनीतिज्ञ भी है, सांसद भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन फिर से एक बार बीजेपी ने पूरे देश को, पूरी दिल्ली की जनता को चौंका दिया है। रेखा गुप्ता को आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवा दी गई है। रेखा गुप्ता जिसको कोई जानता भी नहीं था पहले, उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवा दी गई है। आज 20 फरवरी का दिन है। आज 12:30 बजे के आसपास रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है। क्या कारण हो सकता है? क्या रेखा गुप्ता आरएसएस की मेंबर है, इस वजह से इनको बनाया गया है? और अगर रेखा गुप्ता आरएसएस की मेंबर है, इस वजह से इनको बनाया गया है, तो क्या आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ पूरे के पूरे देश को चलाने का प्रयास कर रहा है? बीजेपी तो एक नाम मात्र की पार्टी दिखाई देती है, इसके पीछे जो देश को चलाने का प्रयास कर रहा है वो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो क्या यही कारण है कि वो आरएसएस की मेंबर है या अन्य कोई कारण भी है? इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। यह है रेखा गुप्ता, आज 20 फरवरी को ये दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के झुलाना में हुआ था और मात्र इनकी उम्र 50 वर्ष है। और मैं आपको बता दूं, इनकी टोटल जो संपत्ति का अनुमान लगाया जा रहा है वो लगभग 5.25 करोड़ के आसपास है। यूनिवर्सिटी के टाइम से ही ये थोड़ी राजनीति में सक्रिय रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद में एबीवीपी में शामिल हो गई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसमें शामिल हो जाती है। उसके बाद आरएसएस में शामिल हो जाती है और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। तो यूनिवर्सिटी टाइम से ही ये राजनीति में सक्रिय रही, से शुरुआत से ही एक यूथ नेता के रूप में इन्होंने काम किया है। एबीवीपी की कार्यकर्ता भी रही है, आरएसएस के मेंबर भी रही है और बीजेपी के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में अब तक 9 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इन्होंने 9वें मुख्यमंत्री के रूप में, दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगर महिलाओं की बात करें, इन 9 मुख्यमंत्रियों में से 4 महिलाएं बन चुकी है। कितनी? 4 महिलाएं बन चुकी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी से सुषमा स्वराज हुआ करती थी 1998 में, फिर कांग्रेस पार्टी से शीला दीक्षित, आम आदमी पार्टी से आतिशी मार्लेना और अभी वापस से भारतीय जनता पार्टी से रेखा गुप्ता को आप महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में देख सकते हैं। तो टोटल 9 मुख्यमंत्री बन चुके हैं दिल्ली में। 9वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने ओवरऑल शपथ ली है। वहीं अगर देखा जाए, चौथी महिला के रूप में इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और अगर बीजेपी पार्टी की तरफ से देखें तो बीजेपी की पार्टी की तरफ से दूसरी महिला मुख्यमंत्री है, क्योंकि पहली कौन थी? सुषमा स्वराज, और अब कौन है? रेखा गुप्ता आपको देखने को मिल रही है। और पहले 2 बार ये विधायक का चुनाव हार चुकी है, 2015 में भी और 2020 में भी इन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था। दोनों बार इनको हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार शालीमार बाग विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को इन्होंने 29,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। ठीक है, तो शालीमार बाग विधानसभा से विधायक है और आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,000 वोटों से इन्होंने हराया है। अब इस बात की चर्चा कर ली जाएगी, आखिर इनको क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री?
परवेश वर्मा के होते हुए आखिर इनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? तो इसका पहला कारण है कि आरएसएस की पहली पसंद है। आरएसएस की मेंबर रह चुकी है, आरएसएस की सदस्य अभी भी है ये, और ये आरएसएस की पहली पसंद है। और मैं वही कहता हूं कि बीजेपी तो आपको एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में दिखाई देती है, इसकी जो मेन कमांड है वो आरएसएस के पास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है ये, और ये जो डिसीजन ले लेता है वही बीजेपी को मानना पड़ता है। और यहां पर कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आपको दिखाई देता है, अनुशासन आपको दिखाई देता है कि आरएसएस ने कुछ भी फैसला कर दिया कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये चीफ मिनिस्टर बनेगा तो बनेगा, बीजेपी पार्टी इसको काटती नहीं है, क्योंकि बीजेपी पार्टी अपने आप में आरएसएस ही है। तो आरएसएस की पहली पसंद होने की वजह से इनको बनाया गया है। दूसरा कारण यह भी है कि ये भी वैश्य है, यानी आप ये कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल जो इससे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो इतने दिनों तक इसीलिए टिके थे क्योंकि वो वैश्य हुआ करते थे। यानी आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, दिल्ली में व्यापारी वर्ग यानी वैश्य वर्ग का काफी दबदबा है, व्यापारी लोग काफी रहते हैं, बढ़िया लोग काफी रहते हैं दिल्ली में। तो ये आप दूसरी तरीके से बढ़िया समुदाय से आती है, वैश्य समुदाय से आती है, इसलिए भी इनको चुना गया ताकि दिल्ली में जो वैश्य बढ़िया समुदाय है जो दिल्ली को सही तरीके से चलाने का काम करता है वो यहां पर रहे। और इस चुनाव में यह भी देखा गया था कि भाई दिल्ली की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतलब महिलाओं ने, विशेष रूप से दिल्ली की महिलाओं ने बीजेपी को पूरा विश्वास दिखाया, पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया, और उस कॉन्फिडेंस को पूरा करने के लिए बीजेपी ने फिर यह डिसाइड किया कि भाई एक महिला को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर बीजेपी के ऊपर भरोसा कर रही है। कहीं ना कहीं वो चाहती है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, तो किसी न किसी महिला को ही मुख्यमंत्री बना जाए। तो तीसरा कारण यह भी है कि दिल्ली की महिलाओं को खुश करने के लिए या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने ऐसा किया है। चौथा, एक नया चेहरा है। अगर किसी पुराने चेहरे को बना दिया जाता, किसी पुराने आदमी को बना दिया जाता, तो बीजेपी के जो नए कार्यकर्ता ना उसमें कहीं ना कहीं असंतोष पैदा हो जाता। जो नए कार्यकर्ता बीजेपी में जुड़ रहे हैं वो इस वजह से भी जुड़ रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है वो पुराने जो अनुभव वाले नेता होती है ना उनको साइड में कर देती है और नए लोगों को अवसर देती है। कांग्रेस पार्टी में इस बात की कमी है, कांग्रेस पार्टी अनुभवी या बुजुर्ग नेताओं पर ज्यादा प्राथमिकता देती है, नए लोगों को, यंग लीडर्स को साइड में कर देती है। बीजेपी पार्टी को इस बात की पूरे पता है कि कांग्रेस के आज ये हालात है वो इस वजह से भी है क्योंकि अनुभवी या बुजुर्ग नेता को ही आगे करती है, बाकी के जो अच्छे दिमाग वाले सही नेता, यूथ लीडर, उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो बीजेपी इसका उल्टा करती है कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, उसकी जगह भजनलाल शर्मा को बना दिया, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को उठाकर आपको पता है नायब सिंह सैनी को बना दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को उठा मोहन यादव को बना दिया, छत्तीसगढ़ में भी आपने ऐसा कैसा देखा। तो बीजेपी पार्टी इस बात को पूरा मानती है कि जो नए कार्यकर्ता है, नए लोग जो बीजेपी से जुड़ रहे हैं उनमें असंतोष पैदा ना हो, उनको भी इस बात का कॉन्फिडेंस रहे कि कभी भविष्य में अपना भी नंबर आएगा और अपन भी कुछ बढ़ सकते हैं। तो एक ये कारण भी है कि भाई नए आदमी को बनाना बहुत जरूरी है। चौथा, पांचवा कारण यह भी बताया जा रहा है कि शीला दीक्षित जो कि एक महिला मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 15 साल तक दिल्ली में राज किया है। महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अगर 15 साल तक एक लंबी पारी खेली है, तो यदि महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो हो सकता है कि बीजेपी भी दिल्ली में लंबी पारी खेल जाए। एक कारण यह भी बताया जा रहा है, और एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि अब दिल्ली को चलाना तो केंद्र सरकार को ही है। एक ऐसा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जिसको ज्यादा अनुभव ना हो, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किया जाए। राजस्थान में हमने यही देखा था कि भजनलाल शर्मा को क्यों बनाया गया है, क्योंकि वसुंधरा राजे अपनी मनमानी करती, उनको अनुभव है, राजनीतिज्ञ है वो, तो अपनी मनमानी करती, तो उसको रोकने के लिए वही मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो भी अनुभवशील है, अपनी मनमानी करते हैं। वहीं हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर को इसलिए हटाया गया। तो जो जक्खड़ बुजुर्ग राजनीतिज्ञ होते हैं उनको साइड में किया जाए, है ना, उसकी जगह एक अनुभवहीन आदमी को बनाया जाए जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ताकि वो ऐसा का वैसा काम करे जैसे केंद्र सरकार करवाना चाहे, ज्यादा अपना दिमाग ना लगा पाए। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से ऐसा कहा जाता है कि इनको ये मौका दिया गया है। अब इस बात को आप समझ लो कि इनको अगर मुख्यमंत्री बना दिया है और पूरे देश की जनता और पूरी की दिल्ली की जनता इस बात के कयास लगा रहे थे कि भाई ये जो परवेश वर्मा है इनको क्यों नहीं बनाया गया, तो इसके मुझे दो उचित कारण लगते हैं। पहला कारण तो यह कि ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, साहिब सिंह
वर्मा बीजेपी से मुख्यमंत्री रह चुके 1998 में, ये उसके बेटे हैं। और वो बीजेपी पार्टी जो नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं देती है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा नहीं देती है, कांग्रेस को सारे दिन इस बात पे सुनाई देती है कि भाई कांग्रेस में भाई भतीजावाद होता है, नेपोटिज्म होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने ही लोगों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या अन्य चीजों पर बिठाते रहते हैं। तो बीजेपी सारे दिन इस बात का डंका तो पीटती है। अगर बीजेपी पार्टी परवेश वर्मा को बढ़ा देती है तो आज मैं ही ये बोल देता कि परवेश वर्मा शायद भले ये काबिल हो, भले इनके अंदर पूरी की पूरी काबिलियत है, कैपेसिटी है, बहुत अनुभवशील नेता है, मैं इनकी काबिलियत पर बिल्कुल शक नहीं कर रहा, लेकिन अगर इनको बढ़ा दिया जाता तो शायद मेरे ही मुंह से निकल जाता है कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं इसलिए इनको बढ़ा दिया। तो भाई भतीजावाद को दूर करने के लिए, नेपोटिज्म को दूर करने के लिए, पूरे के पूरे देश की जनता का मुंह बंद करने के लिए, दिल्ली की जनता का मुंह बंद करने के लिए और उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी भाई भतीजावाद को फॉलो करती है, इनको नहीं बनाया गया। तो एक तो नेपोटिज्म का सामना ना करना पड़े बीजेपी पार्टी को, कोई इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करे कि उन्होंने इनको इसलिए बनाया है क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे थे, इसलिए इनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे बना दिया गया। और दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण मुझे लगता है, ये एक अनुभवशील नेता है, एक एक्सपीरियंस नेता है। अगर ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते तो फिर ये शायद दिल्ली को थोड़ा अपने हिसाब से भी चलाने का काम करते, अपना अनुभव जो एक्सपीरियंस इनको है उनको भी ये साझा करते और शायद केंद्र सरकार की बात उतनी नहीं सुनते जितनी अब रेखा गुप्ता सुनेगी। तो अनुभवशील आदमी को बनाने से बीजेपी थोड़ी डर रही है इस वक्त, क्योंकि उनको बढ़ा दिया तो फिर वो राज्य को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। तो एक तो नेपोटिज्म का सामना ना करना पड़े बीजेपी को, और दूसरा अनुभव काफी है इनको। तो अनुभव काफी है तो हो सकता है केंद्र की ज्यादा ना सुने, इस वजह से इनको साइड में कर दिया गया और रेखा गुप्ता को क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पे आज 20 फरवरी को शपथ ले ली है और इन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे, उप मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ले लिया है। आपको पता है कि दिल्ली में 70 विधानसभा की सीट है और 70 विधानसभा की सीट में से 7 ही मंत्री बन सकते हैं। मैक्सिमम मंत्री जो दिल्ली की सरकार में बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 7 बन सकते हैं। तो एक तो हो गई मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, उनके अलावा 6 लोग ये हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। एक तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर परवेश वर्मा है, एक रविंद्र इंदिराज सिंह को बनाया गया है, एक पंकज कुमार सिंह को बनवाया गया है, मंजितर सिंह सिरसा को बनाया गया है, कपिल मिश्रा को बनाया गया है और आशीष सूद को बनाया गया है। ये 7 मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित। तो अब देखते हैं कि बीजेपी पार्टी ने जो भी वादे किए हैं अरविंद केजरीवाल को ठिकाने लगाने के लिए या दिल्ली की जनता को सुविधा सहूलियत देने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए उन पर कितना खरा उतरती है वो तो भविष्य ही बताएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।